वेलकम स्टूडेंट्स। हमने पिछली क्लास में रिलेशन के बारे में पढ़ा था कि किस किस टाइप के रिलेशंस होते हैं। अब उनमें एक और रिलेशन की हम बात करते हैं जो कल हमने ज़्यादा डिस्कस नहीं किया था। वो आपके पास है एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन, तो आपके पास एम्प्टी रिलेशन क्या होता है कि कोई भी एलिमेंट है वो किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड ना हो। मान लिया आपने लेट ए बी ए सेट एंड इफ नो एलिमेंट इज रिलेटेड टू any element, then it is called empty relation. आपके पास कोई भी एक सेट है तो उसमें अगर कोई भी एलिमेंट किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड ना हो तो हम बोलेंगे कि उस रिलेशन को एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं जैसे केस फर्स्ट, ए आपके पास नॉन एम्प्टी सेट। ए जो सेट है वो आपके पास अगर नॉन एम्प्टी सेट है तो रिलेशन एम्प्टी रिलेशन होगा। अगर मैं बात करूं इसमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन की, अगर आपके पास सेट नॉन एम्प्टी है तो जो एम्प्टी रिलेशन है वो आपके पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमारे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन की परिभाषा है कि हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए। अब ए में कम से कम एक एलिमेंट तो है और वो एलिमेंट है वो खुद से रिलेटेड नहीं है। इसका मतलब है कि वो कोई भी एक एलिमेंट अगर आपको ऐसा मिल गया जो खुद से रिलेटेड नहीं है, इसका मतलब ये रिलेशन है वो एम्प्टी रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं हो सकता। इसका मतलब जो एम्प्टी रिलेशन है ये आपके पास रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता। इसी टाइप से अगर मैं इररिफ्लेक्सिव की बात करूं तो ये रिलेशन है वो इररिफ्लेक्सिव होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि कोई भी एलिमेंट खुद से रिलेटेड नहीं है, कोई एलिमेंट किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है तो खुद से भी रिलेटेड नहीं है। इररिफ्लेक्सिव की परिभाषा में यही हमने पढ़ा था कि कोई भी एलिमेंट है वो खुद से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। ए नॉट रिलेटेड टू ए फॉर ईच ए बिलोंग्स टू ए। इसी टाइप से अगर आप सिमेट्रिक की बात करो तो जो सिमेट्रिक रिलेशन है वो भी हो जाएगा। क्यों? क्यों आपके पास सिमेट्रिक की डेफिनेशन में पढ़ा था कि इफ ए रिलेटेड टू बी देन बी रिलेटेड टू ए। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपकी इफ की कंडीशन ही फेल है कि ए है वो बी से अगर रिलेटेड हो तो हम चेक करेंगे कि क्या बी ए से रिलेटेड है या नहीं है। अब यहाँ तो ए बी से रिलेटेड नहीं है क्योंकि कोई भी एलिमेंट किसी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है। इसी टाइप से अगर आप एसिमेट्रिक की बात करो तो एसिमेट्रिक भी होगा। क्यों? क्योंकि एसिमेट्रिक में हमने पढ़ा था कि इफ ए रिलेटेड टू बी देन बी डज नॉट रिलेटेड टू ए। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है कि ए तो बी से रिलेटेड है और बी भी ए से रिलेटेड हो। ऐसा तो हमें कोई एलिमेंट नहीं मिल रहा क्योंकि कोई एलिमेंट किसी से रिलेटेड ही नहीं है। इसका मतलब ये एसिमेट्रिक भी है। इसी टाइप से अगर हम बात करें एंटीसिमेट्रिक की तो ये रिलेशन है वो एंटीसिमेट्रिक भी होगा क्योंकि ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू ए, देन ए इक्वल टू बी। तो यहाँ पे इफ की कंडीशन ही फेल हो रही है कि ए बी से रिलेटेड हो, बी है वो ए से रिलेटेड हो। अगर ऐसा होता तो हम चेक करते कि क्या a बराबर b है। जब आपके पास a b से रिलेटेड नहीं है, b a से रिलेटेड नहीं है तो हम चेक ही नहीं करेंगे। इसी टाइप से अगर आप ट्रांजिटिव की बात करो तो ये रिलेशन है वो ट्रांजिटिव भी होगा।
तो इसमें आप देख सकते हो कि सिर्फ ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, जो एम्प्टी रिलेशन है वो एक नॉन एम्प्टी सेट पे अगर आप डिफाइन कर रहे हो तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता, बाकी किसी में कोई समस्या नहीं है। अब अगर इसी में हम केस सेकंड की बात करें कि अगर आपके पास सेट है वो भी फाई हो जाए और जो रिलेशन है वो भी आपके पास फाई है, ए आपके पास एम्प्टी सेट है और रिलेशन भी आपके पास एम्प्टी रिलेशन है, तो इस केस में ये रिफ्लेक्सिव भी हो जाएगा। ये रिफ्लेक्सिव भी होगा, इररिफ्लेक्सिव भी होगा, ये आपके पास सिमेट्रिक भी होगा, ये आपके पास एसिमेट्रिक भी होगा, ये आपके पास एंटी सिमेट्रिक भी होगा और ये आपके पास ट्रांजिटिव भी होगा। ठीक है, इसमें अगर आप देखोगे तो अगर सेट आपका एम्प्टी हो गया तो सारे के सारे रिलेशन ये होल्ड कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आपके पास सेट एक नॉन एम्प्टी सेट दे रखा है, उस पर आपने एम्प्टी रिलेशन डिफाइन कर दिया, तो वो सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा, बाकी किसी में कोई दिक्कत नहीं है इसको। ठीक है, यहाँ तक समझ में आई बात। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हमारे पास एक एग्जाम्पल करते हैं रिलेशन से रिलेटेड। जैसे मान लो ए आपके पास एक सेट है जिसमें दो एलिमेंट हैं ए और बी। अब हमें ए पर रिलेशन डिफाइन करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ए क्रॉस ए करेंगे। तो ए क्रॉस ए में एलिमेंट्स कितने होंगे? 4 एलिमेंट, ए बी ए और बी। अब आपके पास यहाँ पर देखोगे तो टोटल 4 एलिमेंट हैं ए क्रॉस ए में। तो अगर आपके पास ए क्रॉस ए में 4 एलिमेंट हैं तो यहाँ पे आप टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने डिफाइन कर सकते हो? 2⁴ 16। ठीक है, कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस ए इज 4, देन नंबर ऑफ रिलेशन डिफाइंड ऑन ए आर 2⁴ 16। वो कौन कौन से होंगे वो एक बार देखते हैं। तो आप जितने भी इसके सबसेट बना सको वो सारे के सारे एक रिलेशन बनाएंगे। तो जैसे अगर मैं डिफाइन करूं R1 एम्प्टी सेट, एक टेबल तैयार कर लेते हैं। R1 एम्प्टी सेट, R2 जिसमें सिंगलटन एक एलिमेंट है ए, R3 जिसमें सिंगलटन एक एलिमेंट है ए बी। इसके बाद R4 जिसमें सिंगलटन एक एलिमेंट है बी ए। इसके बाद R5 जिसमें सिंगलटन एलिमेंट है बी। ठीक है, तो ये आपके पास सिंगलटन एलिमेंट आ गए। इसके बाद R6 की बात करते हैं जिसमें 2 एलिमेंट मान लो ए और ए बी। ये आपके पास आ गया R6। इसी टाइप से R7 की बात करते हैं जिसमें आपके पास ए और बी ए। ये आपके पास आ गया R7। इसी टाइप से R8 की बात करते हैं जिसमें आपके पास है ए और बी। तो ये आपके पास अभी टोटल आपके पास 16 रिलेशन है, जिसमें से हमने 8 रिलेशन की एक लिस्ट तैयार की है। अब हम चेक करते हैं कि इनमें से कौन सा रिलेशन किस टाइप का होगा। इसमें आप सबसे पहले चेक करते हैं कि रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा।
तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इसके बाद इररिफ्लेक्सिव रिलेशन, इसके बाद सिमेट्रिक रिलेशन, इसके बाद एसिमेट्रिक रिलेशन, इसके बाद एंटी सिमेट्रिक रिलेशन और इसके बाद ट्रांजिटिव रिलेशन। इन सभी रिलेशन की हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास एम्प्टी रिलेशन है, ठीक है। तो सेट हमारे पास नॉन एम्प्टी है, तो उस पर जो एम्प्टी रिलेशन है वो कभी भी रिफ्लेक्सिव नहीं होता है। तो रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता, बाकी किसी में कोई दिक्कत नहीं है। अभी अभी हमने एक एग्जांपल देखा था, ठीक है। अब बात करते हैं जिसमें सिंगलटन A, A आ रहा है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो रिफ्लेक्सिव में हमें चाहिए कि A है वो A से रिलेटेड होना चाहिए और B है वो B से भी रिलेटेड होना चाहिए। तो ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है और इररिफ्लेक्सिव भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें कम से कम एक एलिमेंट आपको ऐसा मिल गया जो खुद से रिलेटेड हो रहा है। इसी प्रकार से अगर आप सिमेट्रिक चेक करोगे तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? A से रिलेटेड है तो ये A भी तो इस A से रिलेटेड है, तो A रिलेटेड टू B, B रिलेटेड टू A। इसी टाइप से अगर मैं एसिमेट्रिक की बात करूं तो ये रिलेशन एसिमेट्रिक नहीं हो सकता। क्यों? अगर पहला A है वो दूसरे A से रिलेटेड है तो दूसरा A भी पहले A से रिलेटेड है। इसी प्रकार से अगर मैं एंटीसिमेट्रिक की बात करूं तो यहाँ पर एक ही एलिमेंट है तो A इस A से रिलेटेड है, ये A इस A से रिलेटेड है, तो दोनों बराबर भी हैं। तो ये आपके पास एंटीसिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, क्योंकि यहाँ पे A रिलेटेड टू A रिलेटेड टू A, तो आपको A रिलेटेड टू A ही मिलेगा, ठीक है। तो ये रिलेशन है वो ट्रांजिटिव भी होगा। अब अगर सिंगलटन A B की बात करें तो इसमें अगर आप देखोगे तो A है वो A से रिलेटेड नहीं है, B है वो B से भी रिलेटेड नहीं है, तो ये आपके पास रिफ्लेक्सिव नहीं है पर इररिफ्लेक्सिव जरूर होगा, क्योंकि ना तो A से रिलेटेड है ना B से रिलेटेड है। अगर आप इसमें सिमेट्रिक की बात करो तो यहाँ पे A B से रिलेटेड तो है पर B है वो A से रिलेटेड नहीं है। इसका मतलब ये रिलेशन है वो सिमेट्रिक नहीं हो सकता। इसी टाइप से अगर मैं एसिमेट्रिक की बात करूं तो यहाँ पे A है वो B से रिलेटेड है पर B है वो A से रिलेटेड नहीं है। इसका मतलब ये एसिमेट्रिक होगा, एंटीसिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी है। क्यों? A B से रिलेटेड है पर B A से रिलेटेड नहीं है, तो एसिमेट्रिक है। और कल हमने ये भी देखा था कि जितने भी एसिमेट्रिक रिलेशन होते हैं वो सारे के सारे एंटीसिमेट्रिक होते हैं। तो अगर ये एसिमेट्रिक है तो ये एंटीसिमेट्रिक भी होगा। इसी प्रकार से A B से रिलेटेड है, B आगे C से रिलेटेड नहीं है, तो हमें A को C से चेक करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके पास ट्रांजिटिव हो जाएगा। इसी टाइप से अगर आप BA को चेक करोगे तो ये सेम प्रोसेस रहेगा आपके पास। ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, इररिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा, एसिमेट्रिक होगा, एंटीसिमेट्रिक होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। इसी टाइप से अगर आप B, B की बात करो तो अभी अभी हम चेक करके आए हैं A, A, उसी टाइप से ये भी आपके पास एसिमेट्रिक नहीं होगा, एंटीसिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं कि A से रिलेटेड है, A B से रिलेटेड है, इसमें आप देखोगे तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें B, B नहीं आ रहा, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, इररिफ्लेक्सिव भी नहीं है, क्योंकि इसमें A, A आ रहा है। इसी प्रकार से अगर आप सिमेट्रिक में चेक करोगे तो A है वो B से रिलेटेड है पर B है वो A से रिलेटेड नहीं है। इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं हो सकता। एसिमेट्रिक की बात करोगे तो यहाँ पे A है वो A से रिलेटेड है और ये A इस A से रिलेटेड है, तो ये आपके पास एसिमेट्रिक नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगर आप एंटीसिमेट्रिक की बात करो तो यहाँ पे A है वो B से रिलेटेड है, B A से रिलेटेड नहीं है, तो हमें चेक नहीं करना। इसमें अगर चेक करोगे तो ये इक्वल ही आ रहे हैं, ठीक है। A से रिलेटेड है, फिर A B से रिलेटेड है यहाँ पे, तो हमें
ए बी से और बी ए से रिलेटेड होता तो हम चेक करते कि दोनों इक्वल हैं या नहीं हैं। तो यहाँ पे इसको कोई दिक्कत नहीं है, ये आपके पास एंटी सिमेट्रिक होगा। ठीक है, यहाँ तक। ट्रांजिटिव की बात करो तो ए से रिलेटेड है, ए बी से रिलेटेड है, तो ए को बी से रिलेटेड होना चाहिए, वो आपके पास हो रहा है यहाँ पे, तो ये आपके पास रिलेशन है वो ट्रांजिटिव भी होगा। इसी प्रकार से अगर आप इनकी बात करो तो ये तो सेम ही है, बस ए बी की जगह बी ए आ गया। ठीक है, ए से रिलेटेड है, बी ए से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले अगर रिफ्लेक्सिव चेक करो तो नहीं है, ए रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। सिमेट्रिक में चेक करोगे तो ए बी है, सॉरी बी ए है पर ए बी नहीं है, तो सिमेट्रिक नहीं हो सकता। ए कोमा ए आ गया, इस वजह से एसिमेट्रिक भी नहीं हो सकता। एंटीसिमेट्रिक की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे ए है वो ए से रिलेटेड है, फिर ए है वापस ए से रिलेटेड आ रहा है, यहाँ पे बी ए से रिलेटेड है, ए है वो ए से रिलेटेड है, तो बी है वो ए से रिलेटेड आ रहा है इसमें, तो कोई दिक्कत नहीं है इसको एंटीसिमेट्रिक में। अब अगर आप ट्रांजिटिव की बात करते हो तो ए है वो ए से रिलेटेड है, आगे ए से रिलेटेड है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बी ए से रिलेटेड है, ए से रिलेटेड है, तो बी को ए से रिलेटेड होना चाहिए, वो यहाँ पे बी कोमा ए दे रखा है, तो इसको ट्रांजिटिव में भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। ठीक है, यहाँ तक। अब अगर आप लास्ट वाले की बात करोगे ए बी बी, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा, इररिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिक में इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, एसिमेट्रिक नहीं होगा, एंटीसिमेट्रिक में भी कोई दिक्कत नहीं है, और ट्रांजिटिव में भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हमने 8 रिलेशन को चेक किया है। इसमें कौन कौन से रिफ्लेक्सिव है, कौन से इररिफ्लेक्सिव है, कौन से सिमेट्रिक है, इस टाइप से हमने सभी 6 के 6 रिलेशन को इन 8 जो आपके पास इसके सबसेट थे इन पे हमने डिस्कस किया है। अब बाकी जो 8 और बच गए उनको आप लोग एक बार ट्राई कर सकते हो। आप टोटल 16 रिलेशन डिफाइन कर सकते हो, जिसमें से हाफ हमने चेक कर लिए हैं, बाकी हाफ और बचे हैं, तो वो आपको चेक करने हैं। ठीक है, यहाँ तक। किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या हो तो आप चैट के थ्रू हमें बता सकते हो। चलो, इसके बाद हम चेक करते हैं कि कोई भी अगर आपके पास एक सेट है तो उसमें आप किस प्रकार के कितने रिलेशन डिफाइन कर सकते हो। ये तो हमने बात कर ली कि एक आपके पास कोई भी एक सेट था जिसमें आपके पास 2 एलिमेंट थे, तो उस पर आप कौन से रिलेशन डिफाइन कर सकते हो और किस टाइप के रिलेशन डिफाइन कर सकते हो। तो 8 हमने चेक कर लिए हैं, बाकी जो 8 बच गए वो आप लोगों के लिए होमवर्क है, आराम से चेक करना है। चलो, अब हम स्टार्ट करते हैं काउंटिंग कि कोई भी आपके पास अगर एक सेट है तो उस पर आप किस टाइप के कितने रिलेशन डिफाइन कर सकते हो। अब अगर आपको रिलेशन डिफाइन करने हैं तो सबसे पहली चीज़ का ध्यान रखना कि वो सेट फाइनाइट होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास इनफाइनाइट सेट है तो उस पर आप नंबर ऑफ रिलेशन हमेशा इनफाइनाइट डिफाइन कर सकते हो। तो अगर क्वेश्चन अगर बनता है तो हमेशा फाइनाइट सेट का बनेगा, क्योंकि जैसे ही आपने देखा कि सेट इनफाइनाइट है तो उसमें नंबर ऑफ रिलेशन इनफाइनाइट, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन इनफाइनाइट, इररिफ्लेक्सिव भी इनफाइनाइट, सिमेट्रिक भी इनफाइनाइट, एसिमेट्रिक, एंटीसिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, जितने भी टाइप के रिलेशन है वो सारे के सारे आप इनफाइनाइट में डिफाइन कर सकते हो। तो वहाँ से क्वेश्चन नहीं बन सकता, तो इसलिए क्वेश्चन किस टाइप का आएगा, अगर यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो वो फाइनाइट सेट में पूछेगा कि किस टाइप के कितने रिलेशन होते हैं, इनफाइनाइट सेट पे नहीं पूछेगा। क्यों? क्योंकि अगर जैसे इनफाइनाइट सेट हमें दिखा तो नंबर ऑफ रिलेशन उस पर सारे टाइप के ही इनफाइनाइट हो जाएंगे। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि लेट ए बी है फाइनाइट सेट विथ कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल टू एन। मान लिया कि ए है वो एक फाइनाइट सेट है जिसमें एक टोटल n एलिमेंट्स हैं। तो अगर आप इस पे नंबर ऑफ रिलेशन की बात करते हो तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो ये आपके पास आएंगे 2⁻n² - n।
नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन की अगर हम बात करें तो ये आपके पास आएंगे 2n² माइनस n। इसी टाइप से अगर हम नंबर ऑफ इररिफ्लेक्सिव रिलेशंस की बात करें तो ये भी आपके पास आएंगे 2n² माइनस n। ठीक है। इसी टाइप से अगर हम बात करें नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, अगर आप नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन डिफाइन करोगे तो ये आएंगे 2n या 2n इंटू n+1/2। ठीक है। इसी टाइप से अगर आप नंबर ऑफ एसिमेट्रिक रिलेशन की बात करो तो ये आपके पास आएंगे 3n-1। तो ये आपके पास हो जाएंगे 3n इंटू n-1/2। इसी टाइप से अगर हम नंबर ऑफ एंटीसिमेट्रिक रिलेशन की बात करें, एंटीसिमेट्रिक रिलेशन तो वो आपके पास होंगे 2n इंटू 3n-1/2। तो ये आपके पास है टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। किस टाइप के रिलेशन है वो कितने होंगे, और टोटल नंबर ऑफ रिलेशन आप कितने डिफाइन कर सकते हो। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन डिफाइंड ऑन ए पर आप टोटल नंबर ऑफ रिलेशन जो डिफाइन कर पाओगे, अगर ए में आपके पास n एलिमेंट है तो a क्रॉस a में आपके पास होंगे n इंटू n² एलिमेंट, और उसके कितने सबसेट बनेंगे 2n²। ठीक है यहाँ तक। अब अगर हम ये चेक करें कि ये रिलेशन है वो किस टाइप से आ रहे हैं, जैसे हमने अभी तो सीधा सीधा देखा है कि नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन 2n² माइनस n हो गया, ये भी n² माइनस n हो गया, ये 2n हो गया। तो कहाँ से आ रहे हैं उसको भी हम डेराइव कर सकते हैं। जैसे मान लिया कि आपके पास एक सेट है A जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 से लेके n तक। n एलिमेंट है तो मान लेते हैं कि ये 1 2 3 4 से लेके n तक है, जो भी हो a1 a2 an भी मान सकते हो। तो यहाँ पे कर दिया 1 2 3 n, यहाँ भी 1 2 3 n। तो यहाँ पे एलिमेंट आएगा 1 1, यहाँ पे आएगा 1 2 1 3, इस टाइप से आएगा 1 n, यहाँ पे आएगा 2 1 2 2 2 3, ये आएगा 2 n, पे आएगा 3 1 3 2 3 3, यहाँ पे आएगा 3 n। इसी टाइप से अगर चलोगे तो ये n1 n2 n3, यहाँ पे आ जाएगा n इंटू n। ठीक है। ये आपके पास एक आपका सेट था। अब अगर आप a क्रॉस a करोगे तो ये जो एक n क्रॉस n की एक मैट्रिक्स बन रही है यही एलिमेंट आएंगे। यहाँ पे जैसे 1 1 1 2 1 3, तो a क्रॉस a में यही सारे एलिमेंट आते हैं। अब आपको अगर रिलेशन डिफाइन करना है तो सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। तो देखो रिफ्लेक्सिव रिलेशन अगर आपको डिफाइन करने हैं तो हमें क्या चाहिए, देखो कि जो ये 1 1 है ये हमारे रिलेशन में हमेशा प्रेजेंट होना चाहिए। जो आपके पास ये 1 1 आ रहा है वो हमारे रिलेशन में अगर प्रेजेंट होगा तो ही वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन पाएगा। अगर उसमें 2 2 3 3 n n ये सारे के सारे एलिमेंट अगर प्रेजेंट होंगे तभी वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव बन पाएगा। ठीक है। तो जो डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं उनको प्रेजेंट होना मस्ट है, उनको तो प्रेजेंट होना ही पड़ेगा। अगर एक भी एलिमेंट आपके पास नहीं हुआ तो वो रिलेशन कभी भी रिफ्लेक्सिव नहीं बन पाएगा। ठीक है। इसका मतलब ऑल डायगोनल एलिमेंट्स
मस्ट प्रेजेंट। अगर आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनाना है तो जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं उनको प्रेजेंट होना जरूरी है। अब बाकी एलिमेंट कितने बच गए? टोटल एलिमेंट है n स्क्वायर, डायगोनल पे एलिमेंट है n, तो पीछे कितने बच गए? n स्क्वायर माइनस n। तो रिमेनिंग n स्क्वायर माइनस n एलिमेंट्स remaining n square minus n elements have two options। कौन से दो ऑप्शन हैं? मे बी प्रेजेंट मे बी एब्सेंट। आपके पास अगर आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनाना है तो डायगोनल के एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होने चाहिए, बाकी एलिमेंट बच गए n स्क्वायर माइनस n, उन सभी के पास दो दो ऑप्शन है, वो प्रेजेंट हो भी सकते हैं और वो एब्सेंट भी हो सकते हैं। टोटल एलिमेंट है n स्क्वायर माइनस n, हर एक एलिमेंट के पास दो ऑप्शन है, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी कितनी हो गई? तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज या टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस वो आपके पास आ गई 2⁻n स्क्वायर माइनस n। तो ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस है। तो जितने आपके पास डायगोनल के एलिमेंट आपको हमेशा लेने पड़ेंगे और बाकी एलिमेंट आप उसमें भले ही एब्सेंट करो भले ही प्रेजेंट करो, वो रिलेशन आपके पास हमेशा रिफ्लेक्सिव बनेगा। तो इसी के बेस पे हम ये बोल सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन है वो n स्क्वायर 2⁻n स्क्वायर माइनस n होगा। जैसे अभी जो हमने एक एग्जाम्पल किया था जिसमें हमने दो एलिमेंट लिए थे, एक को हमने लिया था 1,2, इस पे आप कोई भी एक रिलेशन डिफाइन कर दो जिसमें 1,1 और 1,2 है, वो 1,1 और 2,2 ये दो एलिमेंट प्रेजेंट होने चाहिए। इसके साथ में भले आप 1,2 डालो, भले आप 2,1 डालो, भले आप दोनों एलिमेंट रख दो या एक भी मत करो, हमेशा क्या आएगा? एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन आएगा। बस हमें मतलब है कि ये दो एलिमेंट प्रेजेंट होने चाहिए, हमें जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं बस वो प्रेजेंट होने चाहिए, बाकियों से कोई मतलब नहीं है, चाहे वो प्रेजेंट हो चाहे वो प्रेजेंट ना हो, हमारे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन जाएगा। तो टोटल एलिमेंट है n स्क्वायर, उसमें से डायगोनल के एलिमेंट प्रेजेंट है तो वो कम कर दिए, तो n स्क्वायर माइनस n, और हर एक एलिमेंट के पास दो चॉइस है, तो टोटल आपके पास चॉइसेज होगी 2⁻n स्क्वायर माइनस n, और जितने आपके पास चॉइसेज है उतने ही आप रिफ्लेक्सिव रिलेशन डिफाइन कर सकते हो। तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन आपके पास आ गए 2⁻n स्क्वायर माइनस n। यही हमने लिखा था कि नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन इक्वल टू 2⁻n स्क्वायर माइनस n। इसी प्रकार से अगर हम बात करें नंबर ऑफ इररिफ्लेक्सिव रिलेशन, इसी डायग्राम में हम देख सकते हैं, अगर मैं इररिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात करता हूं तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि जो डायगोनल के एलिमेंट है रिफ्लेक्सिव में हमने बोला कि मस्ट बी प्रेजेंट। अब डायगोनल के एलिमेंट हैं, अगर मुझे इररिफ्लेक्सिव रिलेशन चाहिए तो मस्ट बी एब्सेंट, डायगोनल के एलिमेंट नहीं होने चाहिए। जैसे अगर मेरे को इररिफ्लेक्सिव रिलेशन बनाना है इस सेट ए बी 1,2 पर, तो जो डायगोनल के एलिमेंट हैं 1,1 और 2,2 ये कभी भी नहीं आने चाहिए। अगर ये आ गए तो वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं रह पाएगा। इसका मतलब डायगोनल के एलिमेंट हैं वो मस्ट बी एब्सेंट होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको हटा सकते हैं, प्रेजेंट की जगह इसको हम एब्सेंट कर देंगे, मस्ट बी एब्सेंट, वो नहीं होने चाहिए। तो अब टोटल एलिमेंट कितने हैं? n स्क्वायर, डायगोनल वाले नहीं होने चाहिए, रिमेनिंग एलिमेंट कितने रह गए? n स्क्वायर माइनस n। हर एलिमेंट के पास दो चॉइस है, वो प्रेजेंट भी रह सकता है और एब्सेंट भी हो सकता है। तो टोटल चॉइस कितनी हो गई? 2⁻n स्क्वायर। तो टोटल नंबर ऑफ इररिफ्लेक्सिव रिलेशन भी कितने हो जाएंगे? 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n।
तो ये दोनों सेम होते हैं, बस दोनों में डिफरेंस है कि एक में तो डायगोनल के एलिमेंट प्रेजेंट होंगे और एक में नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या किया था कि डायगोनल के एलिमेंट प्रेजेंट होने चाहिए, ये आपके पास सबसे ज़रूरी चीज़ थी। अब टोटल एलिमेंट आपके पास n² थे, डायगोनल के आपने हटा दिए तो आपके पास बच गए n² माइनस n। हर एलिमेंट के पास 2 चॉइस है, तो टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन 2⁻² n² माइनस n। इसी टाइप से अगर आप रिफ्लेक्सिव की तरह ही इररिफ्लेक्सिव की बात करो तो डायगोनल के एलिमेंट है वो प्रेजेंट नहीं होने चाहिए, इसका मतलब n एलिमेंट यहाँ से हट गए तो आपके पास रिमेनिंग बच गए n² माइनस n, और हर एलिमेंट के पास 2 चॉइस है, तो टोटल आपके पास हो गए 2⁻n² माइनस n। तो जितने आपके पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन हैं उतने ही इररिफ्लेक्सिव रिलेशन भी होंगे। ठीक है, यहाँ तक। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन कि सिमेट्रिक रिलेशन कितने होते हैं। अगर मैं सिमेट्रिक रिलेशन की बात करूं तो सिमेट्रिक रिलेशन में आपके पास था कि इफ A रिलेटेड टू B देन B रिलेटेड टू A। अगर आपके पास A B से रिलेटेड है तो B है वो भी A से रिलेटेड होना चाहिए। अब अगर इस डायग्राम की बात करें तो अगर आपके कलेक्शन में आप 1 2 को लेते हो, अगर आप अपने कलेक्शन में 1 2 को लेते हो तो आपको 2 1 को लेना ही पड़ेगा। अगर आप अपने कलेक्शन में 1 2 को लेते हो तो 2 1 को लेना पड़ेगा। क्यों? 1 2 को लेने का मतलब है कि 1 इज रिलेटेड टू 2। अगर आपको सिमेट्रिक बनाना है तो 2 है वो भी 1 से रिलेटेड होना चाहिए। अगर आपने 1 2 ले लिया, इसका मतलब 1 2 से रिलेटेड हो गया, तो 2 1 आपको लेना पड़ेगा क्योंकि 2 है वो 1 से रिलेटेड होना चाहिए। क्योंकि सिमेट्रिक की डेफिनेशन में यही हमने पढ़ा था कि अगर A B से रिलेटेड है तो B A से रिलेटेड होना चाहिए। इसी टाइप से अगर आपने 1 3 को ले लिया तो 3 1 आपको लेना पड़ेगा। इसी टाइप से अगर मैं 1, n लेता हूँ तो n, 1 मुझे लेना पड़ेगा। ठीक है, इसी टाइप से अगर 2 3 लेते हो तो 3 2 भी आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो डायगोनल के एलिमेंट हैं, जो डायगोनल के एलिमेंट हैं उसमें से अगर डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट में से अगर मैं कोई एक एलिमेंट पिक करता हूं तो नीचे वाला एलिमेंट उस पर डिपेंड करेगा कि अगर मैं 2, n को वहां से पिक कर रहा हूं तो n, 2 को भी आना ही पड़ेगा। ठीक है, और अगर मैं 1, 2 को नहीं ले रहा तो मैं 2, 1 को भी नहीं ले सकता। तो डायगोनल के जो ऊपर के एलिमेंट हैं उन पर डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट है वो डिपेंड कर रहे हैं कि अगर ऊपर वाला कोई एलिमेंट प्रेजेंट हुआ तो नीचे वाले को भी प्रेजेंट होना पड़ेगा, और अगर ऊपर वाला आपके पास प्रेजेंट नहीं है तो नीचे वाला भी प्रेजेंट नहीं हो सकता। ठीक है, तो डायगोनल से और डायगोनल वाले एलिमेंट है 1 1 2 2 3 3 4 4, इनसे कोई डिफरेंस कोई भी इस पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर 1 1 हुआ तो भी वो सिमेट्रिक है और 1 1 नहीं हुआ तो भी वो सिमेट्रिक रहेगा। तो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो डायगोनल और डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट्स हैं उनमें हर एक एलिमेंट के पास 2 चॉइस है, जबकि डायगोनल से नीचे वाले जो एलिमेंट हैं उनके पास कोई चॉइस नहीं है। ठीक है, डायगोनल से जो ऊपर के एलिमेंट हैं या जो डायगोनल वाले एलिमेंट हैं उन सब के पास 2 चॉइसेज है कि वो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। बट जो डायगोनल के नीचे के एलिमेंट हैं उनके पास कोई चॉइस नहीं है, वो ऊपर वालों पर डिपेंड कर रहे हैं कि अगर जैसे 1, n हुआ तो n, 1 को होना पड़ेगा, और अगर 1, n नहीं हुआ तो n, 1 भी नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ तक।
तो सिमेट्रिक रिलेशन कितने हो जाएंगे, डायगोनल और डायगोनल से ऊपर वाले एलिमेंट है तो आप अगर फर्स्ट रो में देखोगे तो ये n एलिमेंट है, सेकंड रो में एक कम हो गया तो ये n-1, थर्ड रो में 2 कम हो गए n-2। इसी टाइप से आप चलते जाओगे तो सेकंड लास्ट में आपके पास 2 एलिमेंट बचेंगे और लास्ट रो में आपके पास सिर्फ एक एलिमेंट बचेगा। तो ये आपके पास आ गए समीशन n, या इसको लिख सकते हो n इंटू n प्लस 1/2। ये आपने पढ़ा होगा PMI, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो ये आपके पास टोटल एलिमेंट आ गए जिन एलिमेंट के पास 2 चॉइस है। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट आ गए समीशन n या n इंटू n प्लस 1/2, और हर एलिमेंट के पास 2 चॉइस है, वो प्रेजेंट हो भी सकता है और प्रेजेंट नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, ये आपके पास आ गया 2⁻⁴ समीशन n। ठीक है, ये हमारे पास था सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में। अब अगर हम एसिमेट्रिक रिलेशन की बात करें तो देखो एसिमेट्रिक रिलेशन कितने होंगे। एसिमेट्रिक रिलेशन। अब एसिमेट्रिक में थोड़ा ध्यान देना कि यहाँ पे एलिमेंट्स के पास चॉइस कितनी है वो हमें चेक करनी है। तो एसिमेट्रिक रिलेशन क्या था कि अगर आपके पास A रिलेटेड टू B है तो B रिलेटेड टू A नहीं होना चाहिए। डेफिनेशन पे ध्यान देना, एसिमेट्रिक रिलेशन ये बोलता है कि अगर A B से रिलेटेड है तो B या वो A से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे बोला ये गया है कि अगर A B से रिलेटेड है तो B A से रिलेटेड होना चाहिए। अब यहाँ पे इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं है कि अगर A B से रिलेटेड नहीं है तो B A क्या हो। ठीक है, तो इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान देना। तो हम केस बनाते हैं, केस फर्स्ट। जैसे एक एलिमेंट हम पिक कर लेते हैं कोई भी, जैसे मान लो कि 1 2 प्रेजेंट। केस फर्स्ट है कि अगर मैं 1, 2 को प्रेजेंट करता हूँ, जो भी हम कलेक्शन कर रहे हैं, जो भी हम A क्रॉस A का एक सबसेट लेंगे उसके एलिमेंट्स में अगर मैं 1 2 को प्रेजेंट कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, इट इम्प्लाइज 2 1 नॉट प्रेजेंट। अगर हम 1 2 को हमारे कलेक्शन में ले रहे हैं तो हम 2 1 को नहीं ले सकते। ठीक है, अगर हम 1 2 को प्रेजेंट कर रहे हैं तो 2 1 को हम प्रेजेंट नहीं कर सकते। अब हम सेकंड केस की बात करते हैं कि अगर 1 2 नॉट प्रेजेंट, अगर 1 2 है वो प्रेजेंट नहीं हुआ तो क्या हो सकता है। तो यहाँ पे 2 चॉइसेस हो जाएगी, 2 1 नॉट प्रेजेंट, 2 1 प्रेजेंट। तो ये आपके पास 3 केस बन गए। पहला केस है कि अगर आपके पास 1 2 प्रेजेंट हुआ तो 2 1 प्रेजेंट नहीं होगा, ये पहला केस। सेकंड केस में 2 सब केस बन जाएंगे कि अगर 1 2 एब्सेंट है, प्रेजेंट नहीं है, तो 2 1 है वो प्रेजेंट ना हो या वो प्रेजेंट हो। दोनों में कोई सा भी एक केस हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू देखो, जैसे मान लो कोई भी एक सेट आपने डिफाइन कर दिया 1 2, जो अभी अभी हमने एग्जांपल किया था A = 1 2, जिसमें सिर्फ 2 एलिमेंट हैं।
सिर्फ 2 एलिमेंट हैं। तो इसमें अगर आप देखोगे तो कोई भी एक कलेक्शन जिसमें 1,2 आ रहा है तो ये रिलेशन है वो एसिमेट्रिक है, क्योंकि इसमें 1 2 है पर 2 1 नहीं है। इसी टाइप से अगर मैं ये R1 नाम देता हूँ, R2 नाम देते हैं, जिसमें 1 2 ना हो, अगर 1 2 ना है तो इसमें 2 1 हो सकता है। तो ये आपके पास R2 आ गया जिसमें 1 2 नहीं है पर 2 1 है, ये सेकंड रिलेशन आ गया। इसी टाइप से हम तीसरा रिलेशन और डिफाइन करते हैं, ऐसा रिलेशन जिसमें 1 2 ना हो और 2 1 भी ना हो। 1 2 नहीं है यहाँ पे आगे और जो 2 1 है वो भी ना हो, तो वो रिलेशन यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, तो हम सिर्फ 1 2 जो एक एलिमेंट था उसके लिए हमने टोटल 3 चॉइसेस बना ली। पहले हमारे पास रिफ्लेक्सिव, इररिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक में सिर्फ 2 ही चांसेस थे, या तो प्रेजेंट है या एब्सेंट है। अब यहाँ पे हमारे पास एक एलिमेंट के लिए 3 चॉइसेस आ गई। ठीक है, हर एक एलिमेंट के लिए 3 चॉइस हैं और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ऐसे कितने हैं जिनके पास 3 चॉइस है, वो डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट या नीचे के एलिमेंट। ऊपर वालों पे नीचे वाले डिपेंड करेंगे, या बोल सकते हो कि नीचे वालों पे ऊपर वाले डिपेंड करेंगे। और डायगोनल के एलिमेंट है वो प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। क्यों? अगर आपके पास डायगोनल के एलिमेंट आ गए, जैसे 1 1 आ गया, तो वो रिलेशन एसिमेट्रिक नहीं रह पाएगा। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ एसिमेट्रिक रिलेशन ये आपके पास हो जाएगा 3 पावर समीशन n-1। n-1 क्यों? क्योंकि डायगोनल से ऊपर के एलिमेंट्स की आपको बात करनी है। तो आप देख सकते हो, तो डायगोनल से ऊपर के जो एलिमेंट हैं वो आपके पास फर्स्ट रो में n-1, सेकंड रो में n-2, इस टाइप से कम होते जाएंगे और सेकंड लास्ट में सिर्फ एक एलिमेंट बचेगा और लास्ट वाले में कोई भी एलिमेंट नहीं बचेगा। ठीक है, तो आपके पास हर एलिमेंट के पास 3 चॉइस हैं और ऐसे एलिमेंट कितने हैं, वो है आपके पास समीशन n-1। यहाँ तक समझ में आ गया होगा सबके। अब हम अगर एंटी सिमेट्रिक रिलेशन की बात करें तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जितने भी एसिमेट्रिक रिलेशन होते हैं वो सारे के सारे एंटी सिमेट्रिक होते हैं। तो 3 पावर समीशन n-1 इतने तो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन कन्फर्म होंगे। अब बात करते हैं डायगोनल एलिमेंट्स की। तो डायगोनल एलिमेंट में अगर आप देखोगे कि अगर ए बी से रिलेटेड है और बी ए से रिलेटेड हो तो ए इक्वल टू बी होना चाहिए, ये पढ़ा था हमने। तो डायगोनल के एलिमेंट है वो अगर प्रेजेंट हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ना हो तब भी हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है। तो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं उनके पास टोटल 2 चॉइसेस हैं और बाकी एलिमेंट के पास यही 3 चॉइसेस हैं। तो वो आपके पास डायगोनल के एलिमेंट है उनके लिए 2 पावर n आ जाएगा, और जो डायगोनल के एलिमेंट नहीं है उनके लिए 3 पावर n इंटू n-1/2 या 3 पावर समीशन n आ जाएगा। तो ये आपके पास नंबर ऑफ रिलेशन की काउंटिंग थी। समझ में आ गया होगा कि हम किस टाइप के कितने रिलेशन होते हैं, ये कैसे निकालते हैं। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल के थ्रू हमने देखा है। एक ऐसा सेट जिसमें टोटल n एलिमेंट हैं, तो उसमें किस टाइप के आप कितने रिलेशन डिफाइन कर सकते हो और कैसे डिफाइन कर सकते हो, ये हमने चेक किया है। तो अभी जो हमने ये एग्जाम्पल देखा था जिसमें 8 रिलेशन मैंने बता दिए थे और 8 रिलेशन आप लोगों के लिए छोड़े थे, तो उन 16 के 16 रिलेशन को आप चेक करना कौन सा रिलेशन किस टाइप का है, फिर उनको काउंटिंग करना और फिर हमारे जितने भी ये फॉर्मूले हैं इनको आप वेरीफाई कर सकते हो अपनी तरफ से। और भी अगर किसी की इच्छा हो तो यहाँ पे 3 एलिमेंट लेके ट्राई कर सकते हो। थोड़े नंबर ऑफ रिलेशन ज़्यादा हो जाएंगे, क्यों 3 एलिमेंट लोगे तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन है वो 2 पावर 9, काफ़ी बड़ा नंबर आ जाएगा। ठीक है, शायद ये 512, मैं भी 512। ठीक है, तो 512 रिलेशन आप अगर बनाओगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। अगर इच्छा हो तो आप एक बार ट्राई कर सकते हो, नहीं तो 2 एलिमेंट के लिए टोटल 16 बनेंगे जिसकी आप लिस्ट बना सकते हो। 8 तो हमने देख ही लिए थे, 8 और बचे हैं। ठीक है, हाँ
उसके बाद एक और रिलेशन आपके पास आता है पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, या इसको शॉर्ट में हम बोल सकते हैं POR, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। तो मान लिया कि लेट A be a set and R be a relation defined on A, then R is partial order relation if फर्स्ट आपके पास R इज रिफ्लेक्सिव, R है वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। सेकंड आपके पास R इज एंटीसिमेट्रिक, R है वो एंटीसिमेट्रिक भी होना चाहिए। और तीसरा आपके पास है R इज ट्रांजिटिव, R है वो ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो आपके पास कोई भी एक रिलेशन R है, वो आपके पास पार्शियल ऑर्डर रिलेशन कब होता है? जब वो रिफ्लेक्सिव हो, एंटीसिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो। तो ग्रुप थ्योरी में हमारे ज़्यादा काम नहीं आएगा, हम इक्विवेलेंस रिलेशन पे फोकस करेंगे। ये आप एनालिसिस में या टोपोलॉजी वगैरह में इसको डिटेल में पढ़ते हो वहाँ पे। जैसे एक एग्जांपल दे सकते हैं छोटा सा, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे आपने डिफाइन कर दिया कि A रिलेटेड टू B इफ एंड ओनली इफ A लेस देन इक्वल टू B। आपने एक रिलेशन नेचुरल नंबर पे डिफाइन किया है कि A रिलेटेड टू B इफ एंड ओनली इफ A लेस देन इक्वल टू B। इसमें अगर आप चेक करोगे तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, हमने ये स्टार्टिंग में चेक भी किया था कि A less than equal to A for all A belongs to N, which implies A related to A for all A belongs to N, which implies R is reflexive relation। इसी टाइप से अगर आप एंटीसिमेट्रिक चेक करते हो, सेकेंड R is एंटीसिमेट्रिक। अगर आप एंटीसिमेट्रिक चेक करेंगे तो इसमें आप देख सकते हो कि लेट A रिलेटेड टू B एंड B रिलेटेड टू A। इसका मतलब A लेस देन इक्वल टू B एंड B लेस देन इक्वल टू A। इन दोनों को मिला के हम बोल सकते हैं कि A इक्वल टू B। तो अगर हम लेके चलते हैं कि A B से रिलेटेड हो, B अगर A से रिलेटेड हो, तो दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, इसका मतलब R इज एंटीसिमेट्रिक, R इज एंटीसिमेट्रिक। इसी टाइप से अगर हम ट्रांजिटिव की बात करें, अगर हम ट्रांजिटिव को चेक करेंगे तो मान लिया कि लेट A रिलेटेड टू B एंड B रिलेटेड टू C। अगर A B से रिलेटेड है, इसका मतलब A लेस देन इक्वल टू B एंड B अगर C से रिलेटेड है तो B लेस देन इक्वल टू C। इन दोनों कंडीशन का यूज करके हम ये बोल सकते हैं कि A लेस देन इक्वल टू C। यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि A रिलेटेड टू C। अगर हम मान के चलते हैं कि A B से रिलेटेड है, B अगर C से रिलेटेड है, तो A है वो भी C से रिलेटेड होगा। इसका मतलब R है वो ट्रांजिटिव भी होगा, R इज ट्रांजिटिव। तो ये जो रिलेशन था ये रिफ्लेक्सिव भी है, एंटीसिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। इसका मतलब R is partial order relation on N। सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे जो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है वो आपके पास, जो R हमने डिफाइन किया है
वो आपके पास एक पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है। इसी टाइप से आप एक और रिलेशन डिफाइन कर सकते हो नेचुरल नंबर पे। वो आपका होमवर्क है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे आपने डिफाइन कर दिया कि ए रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली इफ ए डिवाइड्स बी। इस रिलेशन को आपको चेक करना है, तो ये रिलेशन भी पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होता है। ये चेक करना है आप लोगों को कि कैसे होता है। आपको ये 3 चीज़ें चेक करनी है कि वो रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो। ठीक है, चलो इसके बाद हाँ, इसके बाद आता है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन हाँ, तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है कि जैसे मान लिया कि आपके पास कोई भी एक सेट है जिस पर आपने एक रिलेशन R डिफाइन कर दिया, तो वो रिलेशन R उस सेट पर एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा अगर R है वो रिफ्लेक्सिव हो, R है वो सिमेट्रिक हो और R है वो ट्रांजिटिव भी हो। तीनों केस को अगर सेटिस्फाई करें तो वो आपके पास एक इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। और ग्रुप थ्योरी में हम बार बार इस रिलेशन का यूज करेंगे। इक्विवेलेंस रिलेशन है, फिर उसकी हम इक्विवेलेंस क्लासेस बनाएंगे, आगे काफ़ी बार ये यूज में आएगा। तो ये रिलेशन हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इस पर आपको पूरा ध्यान देना है। तो मान लिया कि लेट ए बी ए सेट एंड R be a relation defined on A, then R is an equivalence relation if first आपके पास R is reflexive, सेकेंड आपके पास R इज सिमेट्रिक, थर्ड आपके पास R इज ट्रांजिटिव। अगर आपके पास कोई भी एक सेट है जिस पर आपने एक रिलेशन डिफाइन कर दिया R, तो वो रिलेशन है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। कब होगा? अगर R है वो रिफ्लेक्सिव हो, R है वो सिमेट्रिक हो और R है वो ट्रांजिटिव भी हो। अगर तीनों चीज़ों को सेटिस्फाई करे तो वो रिलेशन हमारे पास एक इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। जैसे हमने कल एग्जाम्पल भी किया था कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे आपने एक रिलेशन डिफाइन कर दिया ए रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली इफ ए प्लस बी इज एन इवन नंबर। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे ए रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली इफ ए प्लस बी इज इवन। ए है वो बी से रिलेटेड है इफ एंड ओनली इफ ए प्लस बी है वो एक इवन नंबर हो। इसमें अगर आप चेक करोगे, पहला आपके पास रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में आपको क्या करना है कि लेट ए बिलोंग्स टू ए, कोई भी एक नंबर ले लिया हमने, देन ए प्लस ए इज ऑलवेज इवन, या ए प्लस ए है वो 2a और इसका मतलब ऑलवेज इवन। इसका मतलब
A related to A for all A belongs to N। ये है वो हर एक नेचुरल नंबर के लिए आपके पास एक मतलब A है वो खुद से रिलेटेड होगा, इसका मतलब ये रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव होगा। इसी टाइप से अगर हम सिमेट्रिक चेक करें तो मान लिया कि लेट A related to B implies A plus B is even। यहाँ से हमने मान लिया, यहाँ से हम बोल सकते हैं कि B plus A is even, यहाँ से हम बोल सकते हैं कि B related to A। तो अगर A B से रिलेटेड है तो B है वो भी A से रिलेटेड आ रहा है, इसका मतलब R is symmetric। R है वो एक सिमेट्रिक रिलेशन होगा। इसी प्रकार से अगर हम ट्रांजिटिव को चेक करें तो मान लिया लेट A रिलेटेड टू B एंड B रिलेटेड टू C, इसका मतलब A प्लस B इवन एंड B प्लस C इज इवन। अब हमें ये चेक करना है कि A प्लस C क्या आएगा। इसमें अगर आप देखोगे तो एक टेबल बना लेते हैं, ये A, ये B, ये C और यहाँ पे आ गया A प्लस C। अब हमें दे रखा है कि A प्लस B है वो एक इवन नंबर है। A और B क्या है? नेचुरल नंबर। अब अगर दोनों को ऐड करने पे आपको इवन नंबर मिल रहा है, इसका मतलब A है वो तो इवन या ओड कुछ भी हो सकता है। तो केस फर्स्ट की बात करते हैं, अगर A है वो इवन नंबर हुआ, अगर A इवन है और A प्लस B भी इवन है तो B को क्या होना पड़ेगा? एक इवन नंबर। अगर B इवन है और B प्लस C भी इवन है तो C को क्या होना पड़ेगा? इवन नंबर। A भी इवन नंबर है, C भी एक इवन नंबर है, तो A प्लस C क्या होगा? एक इवन नंबर। ठीक है यहाँ तक। अब केस सेकंड की बात करते हैं, अगर A है वो ओड नंबर हुआ, अगर A ओड नंबर हुआ तो A प्लस B भी A ओड नंबर है और A प्लस B इवन नंबर है, इसका मतलब B को क्या होना पड़ेगा? एक ओड नंबर। अब B ओड है तो C को भी एक ओड नंबर होना पड़ेगा, तो A प्लस C क्या आएगा? एक इवन नंबर। तो दोनों ही केस में आप देखोगे कि A प्लस C है वो इवन आ रहा है, इसका मतलब है कि A रिलेटेड टू C। अगर A B से रिलेटेड है, B अगर C से रिलेटेड है तो A है वो C से रिलेटेड मिलेगा, इसका मतलब R है वो ट्रांजिटिव भी है। R इज ट्रांजिटिव। R है वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। इन तीनों को मिला के हम बोल सकते हैं कि R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। R है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। अगर आप इवन की जगह ओड नंबर लिखोगे तो ये नहीं हो पाएगा, वो आप चेक कर सकते हो आराम से। रिफ्लेक्सिव भी नहीं हो पाएगा क्योंकि हर एक नंबर को अगर उसी में ऐड करोगे तो इवन मिलता है, तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं हो पाएगा ओड करने पे। हाँ, एक और एग्जांपल इसका बढ़िया सा आप कर सकते हो, जो हमने कल किया भी था शायद, कि मान लिया कि एक सेट है S जिसमें आपके पास XY प्लेन में जितनी भी लाइनें हैं उनका एक कलेक्शन है। अभी देखते हैं। जैसे मान लिया कि S आपके पास एक सेट है ऑल लाइंस इन XY प्लेन, ऑल लाइंस इन XY प्लेन। इसकी अगर आप बात करोगे तो सबसे पहले लेसन डिफाइन करते हैं, L1 रिलेटेड टू L2 इफ एंड ओनली इफ L1 इज पैरेलल टू L2।
इसमें अगर आप चेक करोगे तो सबसे पहले हर लाइन है वो खुद के पैरेलल होती है, तो रिफ्लेक्सिव हो गया। अगर L1 L2 के पैरेलल है तो L2 है वो L1 के भी पैरेलल होगी, तो ये आपके पास सिमेट्रिक भी हो गया। अगर L1 L2 के पैरेलल है, L2 अगर L3 के पैरेलल है तो L1 है वो भी L3 के पैरेलल होगी। इसका मतलब L1 है वो L3 से रिलेटेड हो गया। तो इन तीनों को मिला के हम बोल सकते हैं कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तीनों चीज़ों को ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा। ठीक है, यहाँ तक किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो आप चैट के थ्रू हमें बता सकते हो। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा है यहाँ तक। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया कि किस टाइप के कितने रिलेशन होते हैं। सबसे पहले हमने जो एम्प्टी रिलेशन है उसके बारे में डिस्कस किया। उसके बाद में किस टाइप के कितने रिलेशन होते हैं और कैसे होते हैं। जैसे नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन आपसे पूछे तो 2n²n²-n। अगर आपसे पास एंटी सिमेट्रिक पूछे तो 2n × 3n⁻⁻n-1। तो ये सब आपको पता भी होने चाहिए कितने होते हैं और ये भी पता होना चाहिए कि कैसे होते हैं। इसके बाद में हमने पार्शियल ऑर्डर रिलेशन का एक पार्शियल ऑर्डर रिलेशन की डेफिनेशन और उसका एक एग्जांपल किया है। और अब हम इक्विवेलेंस रिलेशन की बात कर रहे हैं, और इक्विवेलेंस रिलेशन है वो पूरी ग्रुप थ्योरी में हम पढ़ते रहेंगे अभी से लेके और जब तक एंड करोगे तब तक। ठीक है, इसके बाद एक और शानदार एग्जांपल है, वो भी हमारे काफ़ी काम का है। जैसे हमने सेट ऑफ इंटीजर पे एक रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं कि A रिलेटेड टू B इफ एंड ओनली इफ 5 डिवाइड्स A माइनस B। हमने सेट ऑफ इंटीजर पे एक रिलेशन डिफाइन कर दिया कि A B से रिलेटेड होगा अगर 5 है वो A माइनस B को डिवाइड करे। अगर ऐसा हो रहा है तो A B से रिलेटेड होगा। तो अब इसे हम चेक करते हैं कि क्या ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में मान लिया कि लेट A बिलोंग्स टू Z, कोई भी एक एलिमेंट है तो 5 डिवाइड्स 0, 5 है वो 0 को हमेशा डिवाइड करता है। इसका मतलब 5 डिवाइड्स A माइनस A, 5 है वो A माइनस A को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब A रिलेटेड टू A फॉर ऑल A बिलोंग्स टू Z। ठीक है, 5 है वो 0 को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब 0 को मैं A माइनस A लिख सकता हूँ। A माइनस A हमेशा 0 होगा। इसका मतलब A है वो A से रिलेटेड हो गया फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A। इसका मतलब R इज रिफ्लेक्सिव। इसी टाइप से अगर हम सिमेट्रिक की बात करें सिमेट्रिक, मान लिया कि लेट A रिलेटेड टू B। इसका मतलब है कि 5 डिवाइड्स A माइनस B। 5 है वो अगर A माइनस B को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या है आपके पास कि A माइनस B इक्वल टू 5 इंटू K, वेयर K बिलोंग्स टू Z। तो कोई भी एक नंबर है और दूसरे नंबर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब कि उसका मल्टीपल होगा। तो अगर 5 A माइनस B को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब A माइनस B है वो 5 का कोई मल्टीपल होगा। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि B माइनस A इक्वल टू 5 इंटू माइनस K, ये बोल सकते हैं। अब अगर K आपके पास इंटीजर है तो माइनस का K भी एक इंटीजर ही होगा। ठीक है, अगर K आपके पास कोई इंटीजर है तो माइनस का K भी एक इंटीजर होगा। इसका मतलब B माइनस A है वो भी 5 का एक इंटीजर मल्टीपल आ रहा है। और अगर ये B माइनस A 5 का इंटीजर मल्टीपल है, इसका मतलब 5 है वो B माइनस A को डिवाइड करेगा। अगर 5 B माइनस A को डिवाइड कर रहा है तो हम ये बोल सकते हैं
कि बी है वो ए से रिलेटेड होगा। इसका मतलब हम लेके चले थे कि आर है वो ए है वो बी से रिलेटेड है, और हमने यहाँ पे दिखा दिया कि बी है वो ए से भी रिलेटेड है। इसका मतलब कि आर इज सिमेट्रिक, आर है वो एक सिमेट्रिक रिलेशन होगा। अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव। थर्ड आपके पास है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए हमने मान लिया कि लेट ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी। ए है वो बी से रिलेटेड है, बी है वो सी से रिलेटेड है, ये हम लेके चल रहे हैं। हमें ये चेक करना है कि क्या ए है वो सी से रिलेटेड होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे, तो ए बी से रिलेटेड होने का मतलब 5 डिवाइड्स ए माइनस बी, एंड बी है वो सी से रिलेटेड है, इसका मतलब 5 डिवाइड्स बी माइनस सी। ये कर सकते हैं कि अगर आपके पास 5 है वो a माइनस बी को डिवाइड कर रहा है, 5 है वो b माइनस सी को भी डिवाइड कर रहा है, तो इन दोनों के एडिशन को भी डिवाइड करेगा। या आप ये भी लिख सकते हो कि a माइनस बी इक्वल टू 5 इंटू K1 एंड, या इसको m नाम दे देते हैं, 5m एंड b माइनस सी इक्वल टू 5n, वेयर m n बिलोंग्स टू z। अब इन दोनों को हम जोड़ देते हैं। अगर जोड़ोगे तो ये माइनस बी ये प्लस बी कैंसिल हो जाएगा। ये आपके पास आ गया a माइनस सी इक्वल टू 5m प्लस n। अब अगर m और n इंटीजर है तो m प्लस n भी एक इंटीजर ही आएगा। इसका मतलब a माइनस सी है वो 5 का एक इंटीजर मल्टीपल है। यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि 5 डिवाइड्स a माइनस सी विच इम्प्लाइज a रिलेटेड टू c। अगर हम ये लेके चलते हैं कि a b से रिलेटेड है, b है वो c से रिलेटेड है, इसका मतलब a है वो भी c से रिलेटेड आ गया। इसका मतलब r है वो ट्रांजिटिव हो गया, R इज ट्रांजिटिव। तो हमने जो रिलेशन डिफाइन किया वो रिफ्लेक्सिव भी है, वो सिमेट्रिक भी है और वो ट्रांजिटिव भी है, तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब जो हमारे पास R होगा, R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। R है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा Z पर, और ये रिलेशन कॉन्ग्रुएंसी रिलेशन कहलाता है। इसको हम आगे की क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है और कॉन्ग्रुएंसी का हम कैसे यूज करते हैं। वहाँ से एक दो बार क्वेश्चन भी पूछे गए हैं जेम में कि कॉन्ग्रुएंसी का हम कैसे यूज करते हैं। इसको फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।